अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज कौमी सलामती कमेटी ने एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयानिए की सख्ती से तरदीद कर दी है। एक मरतबा फिर इमरान खान के दावे की कलई खुल गई है। आज कौमी सलामती कमेटी ने अपने मुख्तसर और जामे एलामिये में वाज़े और दो टोक अंदाज में बताया कि साबिक हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई साजिश नहीं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सर्विसेज चीफ्स और काबीना अरकान ने शिरकत की। इजलास में अमरीका में साबिक सफीर असद मजीद ने मुबैना धमकी आमेज मरासले पर ब्रीफिंग दी। एलामिये के मुताबिक वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने को टेलीग्राम मौसूल हुआ। सिक्योरिटी इदारों ने इससे अगले ही रोज तहकीकात का आगाज किया, जिसमें साबित हुआ कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कौमी सलामती कमेटी को साजिश के सबूत न मिलने से आगाह कर दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कमेटी के गुज़श्ता इजलास के फैसलों का अयादा किया गया। आज कौमी सलामती कमेटी ने तमाम तरह बयानियों की नफी कर दिया, मगर सबसे अहम सवाल यह है कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस बयानिए को तस्लीम करेंगे। आज कौमी सलामती कमेटी का यह इजलास तहरीक एतमाद की कामयाबी के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से दिए गए बयानिए के बाइस इंतहाई अहम था, क्योंकि उन्होंने अपने इस बयानिए के जरिए सियासी क़यादत, मुक़्तदिर हल्कों, अदलिया की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाए थे। सियासी अस्करी क़यादत और जजेस के खिलाफ सियासी जलसों में कप्तान की तकारीर ने मुल्क में अनारकी और नफरत की एक फजा बनाई। यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पहले ही खिताब में कौमी सलामती का इजलास बुलाकर इसमें मरासले की तहकीकात कराने की यकीन दहानी कराई थी। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को इस बात का हक हासिल है, जानना चाहते हैं कि ये हकीकत है क्या, और अगर ये झूठ है और पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए ताकि ये बहस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है, वहां पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफीर हों जिन्होंने ये खत लिखा। हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए, ये अगर खुदा ना खास्ता एक धेले की इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, तो मैं यहाँ पर आपको गवाह बनाकर, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूं कि मैं एक सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी मेडन स्पीच में कहा था कि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाएंगे, तमाम सर्विसेज चीफ्स होंगे, फॉरेन डिप्लोमेट होंगे, असद मजीद भी आते, ब्रीफिंग भी हो गई, एलामिया भी जारी हो गया। मगर सवाल यह है कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ कौमी सलामती कमेटी के इस एलामिये से मुत्तफिक होंगे? क्या इमरान खान का बयानिया कमेटी के एलामिये के बाद दम तोड़ गया है? इमरान खान के माजी के रवैये को देखते हुए दिखाई ये दे रहा है कि वो इस एलामिये को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो डीपीआर के बयान पर भी तनकीद कर चुके हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई साजिश नहीं। हम इस मुल्क पे जो बाहर से जो हुकूमत मुलव्वस की गई, मेरे पाकिस्तानियों, ये इस मुल्क की, ये अमरीकियों ने कितनी तौहीन की है। ये साजिश बाहर से हुई। जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया, मुआहदे में इंक्लूड, उस एलामिये में इंक्लूडेड। एलामिये के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं। उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज है क्या उस एलामिये में। मेरा नहीं ख्याल। अब जहाँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम अमरीका पर आयद कर रहे हैं, वही सवाल तो ये भी उठता है कि अमरीका को पाकिस्तान की हुकूमत गिराने की जरूरत क्यों पेश आई। ऐसा ही सवाल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी इमरान खान से पूछा है कि मेरे खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है, मुझे निकाला गया। तो तुमने कोई एडवी धमाका किया कि तुम्हें तुम्हारे खिलाफ साजिश करनी थी उन्होंने? तुमने तो वैसे ही पाकिस्तान की दवाई की में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने तो पाकिस्तान को बिल्कुल जो है वो मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है। तो तुम्हारे खिलाफ क्यों साजिश करेंगे वो? ये बात है, ये पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए कि ये अब फिर दोबारा आपके सामने बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ताहाल अपने इस दावे पर कायम है कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश रचाई गई। उन्हें बेदखल करने के लिए बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी सियासी क़यादत का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके साथ ही वो अपने जलसों में किसी शख्सियत का बराह रास्त नाम लेने की बजाय इशारों और किरायों में बात कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि जिनसे गलती हुई वही इस गलती को सुधारते हुए इंतखाबात का इनेकाद कराएं। इस पर कोई नाम नहीं ले रहे, जिन जरूर कह रहे हैं कि जिन से गलती हुई है। वो क्या कहते हैं जरा उसकी झलक आपके सामने रखते हैं। और मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, कोई और चीज नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी इस सिलेक्टेड इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। एक ही तरीका, जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवा। अब सवाल ये है कि किन से गलती हो गई। वो जिन से कह रहे हैं, किन से हो गई गलती,
और किससे ये कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस कराएं? क्या वो शहबाज शरीफ से कह रहे हैं या फिर अमेरिका से कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस कराए जाएं? मुझे क्यों निकाला जलसों और ट्विटर स्पेसेस में कप्तान अपने खिलाड़ियों को जहां एंटी अमेरिका और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां दे रहे हैं, वहीं उनके बयानात में तजादात दिखाई दे रहे हैं कि वो ना तो एंटी अमेरिका हैं और ना ही उन्हें मुख्तलिफ हलकों का मुखालिफ तस्वुर किया जा सकता है। जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करे, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं। और फौज का भी मैं ये कह दूं कि अगर हमारे पास एक ताकतवर फौज ना होती तो आज पाकिस्तान के 3 टुकड़े हुए होते। हमारे जो दुश्मन हैं वो सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हुए कि माशाअल्लाह हमारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है। अब आज के एलामिये और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उस बयानिए की बज़ाहिर तरदीद के बाद सवाल यह है कि पार्टी कारकुनान को एंगेज रखने के लिए इमरान खान के पास अगर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का बयानिया नहीं बचता तो फिर कौन से ऑप्शंस मौजूद होंगे? मीर जाफर वो गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलके मुसलमानों की हुकूमत, सिराजुद्दौला की हुकूमत गिराई। अंग्रेजों के साथ मिलके टीपू सुल्तान को इन्होंने हरवाया। यहां भी मीर सादिक और मीर जाफर बैठे हुए थे जिन्होंने बाहर की साजिश में पूरा हिस्सा लिया। अंदर मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे, अंदर 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, इन्होंने इनके साथ मिले और भी इसके अंदर लोग मुलव्वस थे। और तारीख इन सारों को किसी को माफ नहीं करेगी जिन्होंने मिलके एक हुकूमत को कब गिराया। ये गद्दारी वाला ऑप्शन उनके पास है कि सियासी जलसों के अंदर, तकारीर के अंदर गद्दार के फतवे तकसीम किए जाएं। दिस इज़ द बेस्ट सेलिंग रेसिपी सो फार। और इमरान खान साहब के हाथों हाथ वो उनका बयानिया जो है वो फरोख्त हो रहा है और हाथों हाथ लोग खरीद भी रहे हैं। पर्सनालिटी कल्ट अपनी जगह पर मौजूद है। इमरान खान की हालिया मुहिम पर कई सवालात तो खड़े हो रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी तकरीर में किससे मुखातिब हैं? वो इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ नहीं है तो यही बयानिया क्यों बेच रहे हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन पर यकीनन जिसका जवाब आना बहुत ज़रूरी है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जाहिद हुसैन हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कौमी सलामती कमेटी इजलास के एलामिये के बाद क्या इमरान खान साहब का इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का जो एक नैरेटिव है वो दफन हो गया? नहीं, देखिए ये बात बहुत साफ थी कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। इसको इमरान खान साहब ने एक फॉल्स नैरेटिव बनाया था। और मेरा ख्याल ये है कि इस आज की प्रेस रिलीज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद जो आई है उससे तमाम चीज़ों की वजाहत हो गई है और ये बात बहुत साफ हो गई है कि कोई ऐसी साजिश नहीं थी कि हुकूमत को हटाया जाए और है। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि ये ख़त्म हो जाएगी डिबेट, तो शायद नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। क्योंकि पहले से जो है शुरू से ही पता था, मतलब जो लोग जानते थे, जो भी है सियासी सफारती तरीक़ेकार से वाकिफ़ थे, वो पहले भी ये बात करते रहे थे कि जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है या इसमें कोई ऐसा इंदिया नहीं मिलता है इस मरासले में जिससे ये जाहिर हो कि जो है कोई इस किस्म की साजिश की जा रही है बाहर से। लेकिन जाहिर हुसैन साहब, DGISPR ने वाज़े तौर पर साजिश के लफ्ज़ की तरदीद की थी कि साजिश तो नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर एक और बयानिया बनाया गया कि देखिए ब्लेटेंट इंटरफेरेंस कहा गया, तो साजिश और मुदाखलत की बहस शुरू हो गई। तो आपको लगता है कि ये अबहाम अब भी रहेगा इस एलामिये के बाद? ये अबहाम भी दूर हो गया? नहीं, कोई अबहाम पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। देखिए इसमें जो है ये वही बात कह रहे हैं, साजिश नहीं है। और इंटरफेरेंस की तो बात ये आती है कि इस किस्म की जो इंटरफेरेंस की जो बात आती है, अक्सर इस किस्म के बयानात अमेरिका की तरफ से या किसी मुल्क में के बारे में जब आती है तो उसमें भी कहा जाता है कि आप हमारे मुल्क की मफादात में या डोमेस्टिक पोलिटिकल इसमें आप मदाखलत नहीं करें। तो उसकी नौयत बहुत मुख्तलिफ होती है। आप जो है इस किस्म के और इस चीज़ को कोई साजिश से जोड़ा जाए वो तो बिल्कुल गलत बात है। इंटरफेरेंस के लिए भी कोई ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है। ख़ास तौर पे आज की प्रेस रिलीज़ के बाद, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद जो जारी हुआ है उसमें तो मेरे ख्याल किसी तौर पे ये बात की नहीं गई है कि कोई भी किसी किस्म की मदाखलत भी हुई हो, जिसका इंटरफेरेंस आप उर्दू में तर्जुमा जो है उसका मदाखलत ही कहेंगे इंटरफेरेंस का। तो अब मसला ये है कि ये चीज़ें जो है अगर आप इस किस्म की, इमरान खान साहब को कोई नहीं रोक सकेगा। अभी भी जो है उनके जो इस किस्म के ट्रोल्स हैं या जो उनके सपोर्टर्स, हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जाहिर साहब देखिए, अगर इस एलामिये के टेक्स्ट को देखा जाए तो लगता ये है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का पहला इजलास था ये उसी की तौसीक है। और कहा गया कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का पहले इजलास हुआ था उसके मिनट्स की भी तौसीक हुई है, यानी एज इट इज़ वही
स्टेटेड पोजीशन है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी, जो पहले थी वही कम से कम तहरीर आज भी है कमोबेश जो पहले थी, उसी की तौसीक हो रही है उस एलामिये की भी। तो आपको नहीं लगता कि इसके बाद ये डिबेट तो मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी? और गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब में कहा कि मैं जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब को तो कोई रोक नहीं सकता है ना। इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव कंकॉक्ट किया था वो तो इसका मकसद था, इसका सियासी फ़ायदा उठाना था, और वो उस चीज़ को इस्तेमाल करते रहेंगे। वो कभी इस बात को तस्लीम तो नहीं करेंगे कि इसमें जो वजाहत हो गई है इस वाले मीटिंग के बाद, वो ये हो गई कि इंटेलिजेंस को भी इस किस्म के शवाहिद नहीं मिले हैं। तो जाहिर साहब इस वक्त हमारे सामने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का एलामिया मौजूद है। यकीनन उस मरासले का मतन तो नहीं है जिसको लिमिटेड डी क्लासीफाई इमरान खान साहब कर गए थे कि चेयरमैन सेनेट को भेज दिया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया था। अब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने दिखाया था कि मैं इसको यहाँ पर रखवा रहा हूँ ताकि जो उस वक्त की ऑपोजिशन है वो इसको देख सके, ऑपोजिशन लीडर को कहा था। तो आपको लगता है कि अब इसको मजीद आगे लेकर जाया जा सकता है, इसको कंप्लीटली डी क्लासीफाई करके पब्लिक के सामने रखा जा सकता है? जरूरत नहीं है। देखिए ना, जिनको देखने की जरूरत थी, जिनके सामने ये चीज लानी थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, वो तो हो गया है। अब आपको पब्लिक करने की क्या जरूरत होती है? उससे नुकसान तो अलग होते हैं। दूसरी बात है कि इस मीटिंग में वो पाकिस्तान के सफीर जिनके तवज्जुह से बात की जा रही थी कि उनका मरासला था, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो इससे ज्यादा और वजाहत की क्या हो सकती है? तो जाहिर साहब इस वक्त इमरान खान साहब का जो बनाया हुआ बयानिया है वो हाथों हाथ फरोख्त तो हो रहा है, एक पर्सनालिटी कल्ट भी है, लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, क्राउड भी पुल हो रहा है। तो इस वक्त जो अब की हुकूमत है, ऑब्वियसली जब ये इलेक्शंस में जा रहे होंगे, तो आपको लगता है कि काउंटर नैरेटिव इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये की बुनियाद पर अच्छा तगड़ा बन सकेगा जो जवाब दे सके उस बयानिए को जो इमरान खान साहब का है? बिल्कुल होना चाहिए, इसको बनाना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इनका जो ब्लफ है या जो भी इनका एक सियासी हथियार है उसको ख़त्म होना चाहिए। बात यह है कि यहाँ अगर इसे भी इस बात पे कहा जाए कि भाई कि फलाना चीज़ बिक रही है लोगों में, तो वो हकीकत पे मबनी ना हो। आपको यहाँ पे हमें खुद अंदाज़ा है कि किस तरह से जो है डेमेगॉग जो है जिस किस्म के जो लोग जो इस्तेमाल करते हैं, चाहे मजहब के नाम से हो, चाहे इस किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के, वो लोग बेचारे जो है उनको तस्लीम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि एक कल्ट फॉलोइंग है इनकी, इमरान खान की। तो उनसे तो कभी भी जो है वो उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो अपनी राय तब्दील कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझ तक जो है वो एक इतला पहुंची है कि आप नाराज़ रहती हैं कि प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, तो चलिए आपके पास टाइम है, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। ये बता दीजिए कि क्या जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, सर्विसेज चीफ्स हैं, उनकी मौजूदगी में जिस एलामिये की तौसीक हुई है और फिर उसको पब्लिक किया गया है, क्या वो गलत कह रहे हैं? ये आलिया हमजा साहिबा आप तक आवाज़ पहुंच रही है? गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल मिला लिया आलिया हमजा साहिबा को। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और बड़ा कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि इस एलामिये के मुताबिक तो बातें दो टोक है, सामने आ गई। आलिया हमजा साहिबा ने ज्वाइन कर लिया एक बार। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आलिया हमजा साहिबा, सबसे पहले तो आपका शिकवा यह है कि टाइम प्रॉपर नहीं मिलता, तो चलिए उस शिकवे को दूर किए देते हैं। आपके पास टाइम है, इंटरप्ट नहीं करूंगा, बता दीजिए कि ये जो सर्विसेज चीफ्स की मौजूदगी में जो एलामिया पब्लिक हुआ है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर जो तौसीक हुई है और बताया गया कि कोई साजिश नहीं है इसके पीछे, तो ये सब झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब। मैं तो ये कहूंगी जिन्होंने अमेरिका की साजिश पर मनोअन अमल किया, इसे कामयाब कराया, उन्होंने आज एलामिया जारी कर दिया कि अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की। पहले तो इस पर तालियां बजानी चाहिए ना। फिर दूसरी बात यह, मरासला था, अमेरिका कह रहा था कि इमरान खान का इक्तदार खत्म कराओ, मरासला असली साबित हुआ, मुदाखलत का इकरार भी कर लिया, रिजीम चेंज भी प्लान के मुताबिक हुआ। अब कोई आकर ये कहे कि तहकीकात की मगर साजिश नहीं मिली, तो मुझे तो सिर्फ इतना लग रहा है कि वो अवाम की तवज्जो हटाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर पहला एलामिया और दूसरा एलामिया साथ साथ रखकर पढ़ा जाए तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि पीडीएम ने पहली दफा क्या, एक दफा दोबारा मिठाई जो बांटने से पहले ना अगर इसका तर्जुमा करा लेते तो आज मिठाई ना बांट रहे होते। और हुआ ये है कि मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की, और ये नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे इनके गले पड़ गए। अब तो अवाम सवाल कर रही है, तरफ तो नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट है, देखिए ना, क्योंकि उसमें तो सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये एलामिया जारी हुआ। अब जो
मैं आपको इसलिए मैंने जो पहले बातें की उसकी कॉन्टिन्यूएशन में मैं थोड़ी सी बातें कर दूं। देखें, खान साहब ने कल की तकरीर में कहा था बैरूनी साजिश या बैरूनी इंटरफेरेंस तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक लोकल मीर जाफर और मीर सादिक मौजूद नहीं होंगे। ये मीर जाफर और मीर सादिक किसको कहा था उन्होंने? मैं रेहान साहब मैं बता रही हूँ, मरासला असली है, मुदाखलत हुई है, लेकिन बैरूनी साजिश जो मैं उसी को रिपीट करती हूँ इनके वर्ड्स में, बैरूनी साजिश नहीं है, क्योंकि बैरूनी ऑर्डर के ऊपर अंदरूनी साजिश हुई है और खान साहब को इक्तदार से उतारा गया है। अवाम के तो आप बहुत ज्यादा सवाल हैं और उनके सवाल ये मैं आपके लिए भी और मैं व्यूअर्स के लिए भी एक दफा पढ़ के सुना देता हूं वो तहरीर आलिया हमजा साहिबा। वो कहते थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन रीअफर्म्ड द डिसीजंस ऑफ द लास्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग। द NSC was again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy। जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस बात की तौसीक कर रही हैं कि कोई ऐसा एविडेंस फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का नहीं मिला। तो इसका मतलब है डायरेक्टली यू आर पॉइंटिंग आउट फिंगर ऑन सिक्योरिटी एजेंसीज। रेहान साहब, मैं अब पहला एलामिया पढ़ देती हूँ, आपने दूसरा पढ़ा ना, मैं पहला जिसकी तौसीक की गई है, जिसको उन्होंने कहा गया कि जो पहला एलामिया कहा था वही एलामिया को हम रिफर्म कर रहे हैं। पहला एलामिया क्या कहता था? द कम्युनिकेशन अमाउंटेड टू ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान बाय अ कंट्री इन क्वेश्चन व्हिच वाज अनएक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। और ये उस कमेटी ने, नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी ने कंक्लूड किया था कि बैरूनी इंटरफेरेंस हुई है जो काबिले कबूल नहीं है। मसला सारा ये तो है कि जो नई, सुन लेना जी, बिल्कुल, जो नई सलामती कमेटी है उन्होंने भी धमकी आमेज मरासले की तस्दीक की है। इसीलिए मैंने पढ़ के इसीलिए कहा था कि दोनों एलामिये को साथ साथ पढ़े। नहीं, आज तो रीअफर्म किया है उस एलामिये को भी जो पहले जारी किया गया था और उसके मिनट्स जो हैं उसकी तौसीक भी हुई है। वो कहते हैं उसमें तो ऐसे कोई रद्दोबदल नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। तो आलिया हमजा साहब, अब आप क्या डिमांड करते हैं? यानी इसका मतलब है कि दिस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो ये जो प्रेशर है, ये जो इसका एलामिया सामने आया है, दिस स्टैंड्स रिजेक्टेड आपकी नजर में? देखें जी, मेरी एक बात सुन लें, हम तो ये कह रहे हैं कि ये भी बार बार, यानी जिन लोगों ने साजिश की है वही एलानिया भी इशू करें, यानी जो लोग इसमें सर्विसेज चीफ्स भी है, आप उनकी तरफ इशारा करती हैं फिर जब ये कहती हैं जिन्होंने साजिश की, क्योंकि सर्विसेज चीफ्स थे उसमें, ऑनरेबल हमारे एस्टैब्लिशमेंट के लोग उसमें मौजूद थे। रेहान साहब, जो लोग साजिश करके इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं, 22 करोड़ अवाम को जिस तरह से भेड़ियों के आगे डाला गया है, पाकिस्तान की कुंजी जिस तरह से इन चोर लुटेरों के हाथों में दी गई है, वही आज ये कह रहे हैं। तो अवाम उनसे ये सवाल कह रही है कि कल तक तो आप मरासले को अफसाना कहते थे। नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जिसकी मौजूदगी में हुआ है और जिनकी साइंस के साथ ये इसको इशू किया गया इस प्रेस रिलीज को, आपको उन पे एतमाद नहीं, आप ये कह रही हैं? रेहान साहब, मेरी एक मिनट, मैं ना आपके वर्ड्स पर बात कर सकती हूँ, मैं अपनी पार्टी का स्टैंड दे रही हूँ, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं। देखिए, मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है आलिया हमजा साहब, बड़ा क्लियर। देखिए, मुझे बात पूरी करने देंगे, इसीलिए मैं कहती हूँ फायदा नहीं होता। देखिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा मुझे। सुन, देखें जी, आप एक मिनट, आप मुझे बात करने देंगे तो सवाल का जवाब दूंगी ना। बात करने से आगे बात होती है। मरासला कहते थे अफसाना है, क्या मरासला असली नहीं है? धमकी असली है। अंदरूनी मामलात में सरी मुदाखलत हुई है, अमेरिका से एहतजाज हुआ है। और मुझे ये बता दें, रिजीम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? लोग वो तो जमहूरी अंदाज में हुआ है रिजीम चेंज जी, वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से हुआ है, इतने जमहूरी अंदाज में। और इस मरासले के ऑथर असद मजीद खान साहब खुद मौजूद थे आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में। देखिए एक सेकंड रेहान साहब, फिर वही वाली बात होगी। लूट से लग गई यहाँ पर जमीरों की, लूट से लग गई यहाँ पर बकरे मंडियों की तरह हमारे MNA को खरीदा गया। लूट से लगाकर, अगर आप इसको आईनी और जमहूरी कहते हैं कि किसी और पार्टी के टिकट के ऊपर। अच्छा, मुझे बताएं, व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी नाउ? अब आपका मुतालबा क्या होगा इसके बाद? मैं बिल्कुल आपको बता देती हूँ। असल में ना, मैंने क्यों ये बात की थी, मर्द बढ़ता गया जो दवा की, क्योंकि अब तो अवाम क्या पूछ रही है? अवाम ये सवाल कर रही है कि अमेरिका पाकिस्तानी वजीर आजम को क्यों हटाना चाहता था? इस साजिश की तहकीकात कब हुई, कब रिपोर्ट किया गया? और उसके अलावा हम तो ये पूछना चाहते हैं कि ये साजिश किन लोगों ने की थी? सिक्योरिटी एजेंसीज ने किस साजिश की, कब तहकीकात की है? इस तहकीक का जो अमल है, नोटिफिकेशन है, कब इशू है, इसके TOR क्या थे, सब अवाम के सामने आने। तो ये सवाल आप सिक्योरिटी एजेंसी से कर रहे हैं, इसका मतलब? देखें,
हम सिक्योरिटी एजेंसी से नहीं कर रहे, फिर हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप किसके चीफ TORs जस्टिस पूछ ऑफ रहे हैं? पाकिस्तान, जी मैं वही तो आपसे कह रही हूँ ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक कमीशन बनाए, उस कमीशन के तहत इस खत को दिखाया जाए, उसकी ओपन हियरिंग हो, पूरी अवाम ये देखे कि पाकिस्तान का सौदा कितने में किया गया, मेरे मुल्क को कितने में बेचा गया, मेरे मुल्क को क्यों ठीक है। यानी के दिस नेशनल आगे सिक्योरिटी डाला गया। कमेटी प्रेशर स्टैंड्स रिजेक्टेड और आप जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लंदन में इस वक्त पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद है, वहां पर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का दूसरा दौर, क्या नया मिसाक जमहूरियत तैयार हो रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा लंदन में मौजूद हैं, जहां कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ अहम मामलात पर गुफ्तगू शनीद जारी है। आज पीपल्स पार्टी के वफ्द की नवाज शरीफ से दूसरी मुलाकात होने जा रही है और मुलाकात की नौयत और उमूर क्या है, किन उमूर पर बात हो रही है। अब लंदन ये 2006 वाली तारीख दोहराई जाएगी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था मोहतरमा के दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान। क्या आज बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब मिलकर कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 करने जा रहे हैं और फिर इसमें किन अहम मामलात को देखा जाएगा। ऑब्वियसली 2006 के हालात और अब में ज़ाहिर है कुछ ममासलत भी है, लेकिन कुछ फ़र्क भी है, अब की कंडीशंस भी चेंज्ड हैं। तो क्या नोटिस हो रहा है इस वक्त, किन उमूर पर गौर हो रहा है, बात करेंगे। इस वक्त कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद है, आप भी लंदन में बिलावल भुट्टो साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN की क़यादत के पेश नज़र क्या है, क्या कोई चार्टर है जो तैयार हो रहा है? चार्टर तो नया नहीं है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ऑलरेडी जो है उसके ऊपर एक अमूमी, क्योंकि मुल्क के हालात को सर कल जब उस पर डिटेल डिस्कशन हुई तो उसके बाद ये डिस्कस हुआ और तय हुआ कि हमें सारी क़यादत को इस वक्त सर जोड़ के पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालना है। ये आसानी से निकलने वाला हल नहीं है और उसके लिए हमें अपने जो छोटे छोटे मफादात हैं, ये सीटों के, ये फलां के, इससे ऊपर उठ के और पाकिस्तान के चैलेंजेस से ओहदा बरा होने की कोशिश करनी है। और उसके लिए हमारे पास एक बेस लाइन काम आगाज करने की मौजूद है और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने मियां साहब और बाकी जमातों से किया था। उसकी रूह के मुताबिक आगे बढ़ा जाए और बाकी जो हमारे साथी हैं, सियासी जमातें हैं, उनको भी हम ऑन बोर्ड लें। तो ये एक तो कायरा साहब, ये बेन ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वही होगा जो 2006 में हुआ था, या इसमें कुछ रद्दो बदल भी होगा और फिर इसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सीजन 2 कहेंगे? यकीनन इसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 कहा जा सकता है। इसके अंदर इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल बड़ी खराब है, उसको भी देखना चाहिए, उसके ऊपर भी एक कंसेंसस बिल्ड करके आगे बढ़ने की जरूरत है और जो चीजें उसमें हो गई वो बाकी चीजों को देखना चाहिए, देखना पड़ेगा। और फिर इतने सालों में जो पॉलिटिकल चैलेंजेस और आए हैं, जो हमारे सियासी और कानूनी या मुआशी चैलेंजेस सामने आए हैं, उनके हल के लिए इस चार्टर को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए आपकी टर्म ठीक है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 की कोई शक्ल हो सकती है। तो कायरा साहब, किन मामलात पर कंसेंसस डेवलप हो गया है और किन पर अभी कंसेंसस डेवलप होना बाकी है? देखिए, जब कल जो डिस्कशन थी वो ब्रॉडर पैरामीटर्स के ऊपर थी, उसमें हर चीज पे तकरीबन तमाम इश्यूज पे कंसेंसस था। बड़ी हैरानगी की बात है कि कुछ हमारे साथी जो हैं वो खबर पीछे ये चला रहे हैं कि यहाँ पे कोई डेडलॉक आ गया, कुछ सीटें मांगी गई, कुछ सीट एडजस्टमेंट का इशू हुआ। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं था, ये वो बात कोई उसका जिक्र नहीं था, कोई उसकी गुफ्तगू नहीं थी, बल्कि ये कल बड़े कॉर्डियल माहौल में हमारी तरफ से भी और मियां साहब की तरफ से भी बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू हुई और इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ के पाकिस्तान के चैलेंजेस को सामने रखते हुए कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ने। कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई डिमांड नहीं रखी गई नवाज शरीफ साहब के सामने एज फार एज सीट्स आर कंसर्न या दीगर मामलात हैं, उस पर कोई डिमांड नहीं है पीपल्स पार्टी की? हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी। डिमांड सिर्फ ये थी कि हमारा मतलब डायरेक्ट लिंक के तहत हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के रूल के मुताबिक, उनके भी यही ख्याल था, हमारा भी यही ख्याल था, इन बातों पे इत्तेफाक था। पाकिस्तान के जनरल चैलेंजेस को देखा गया, डिस्कशन हुई, आज भी उसी पे होगा। यानी चेयरमैन सेनेट से मुतालिक, गवर्नर पंजाब से मुतालिक या जनूबी पंजाब की कुछ नशस्तों से मुतालिक पीपल्स पार्टी ने कोई मुतालबा पेश नहीं किया? गुफ्तगू होगी, हमारी ख्वाहिश थी कि हम उनको अफ्तार पे बुलाते। मियां साहब ने कहा मेरे पास आए, हमने कहा जी बिस्मिल्लाह।
नहीं तो कायरा साहब, इसका मतलब ये है कि चेयरमैन सेनेट हो, गवर्नर पंजाब हो, जनूबी पंजाब की नशिस्तें हो, पीपल्स पार्टी की ऐसी कोई डिमांड नहीं है नून लीग से? किसी डिमांड का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको चौथी दफा अर्ज कर रहा हूं कि इस मीटिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक डिमांड एजेंडा में थी ही नहीं। अब क्या किया जाए, हमारे दोस्तों का ये ज़हन उखड़ ही नहीं रहा इस बात से। वो समझते हैं जी कि स्पेसिफिक डिमांड लेके ही गए हैं, ऐसा कोई जिक्र था ही नहीं। कायरा साहब, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो पहले मौजूद है उसमें तो कुछ मामलात पर कंसेंसस था, मतलब फॉर एग्जांपल नशिस्तें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, अब कोई खाली बाई इलेक्शंस कराना होगा किसी नशिस्त के ऊपर तो उसमें किसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो क्या ये इन चीज़ों में रद्दोबदल के बारे में ये भी मामलात नहीं उठे? क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ऐसी बातें तय हो गई थी, तो अभी तय नहीं करने की जरूरत आपको लगता है? मैंने यही गुजारिश की है, मैं फिर अर्ज करता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो पहले हुआ था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां साहब के दरमियान, वो 2006 में था। आज उससे 16 साल आगे निकल गए हैं, बहुत सारे नए चैलेंजेस आए हैं। उसकी रूह के मुताबिक एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करते हुए आगे बढ़ना है, कोऑपरेशन से आगे बढ़ना है, ये उसकी रूह के मुताबिक चलना है। चैलेंजेस आज क्या हैं, आज के चैलेंजेस भी उसमें देखे जाएंगे, और जो उसका हमने अपने दौर में तकरीबन को 90% उस पर अमल दरामद कर दिया था, जो उस पर अमल दरामद नहीं हो सका उसके बारे में देखा जाए। तो कायरा साहब, फिर ये भी कहना, रूल आउट करना कि नशिस्तों के मामले के ऊपर या इलेक्टोरल अलायंस होगा या नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो ये बात तो हो रही होगी ना फिर? अब मैं किन अल्फाज में आपको गुजारिश कर सकता नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ऐसी बातें तय हो गई थी ताकि मैं वो अदा करूं और आपको शायद मैं इसको रिफ्रेज कर लेता हूं अपने सवाल को, शायद मैं अपना सवाल नहीं समझा पाया हूं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो नशिस्तें जो बाई इलेक्शंस पे जो खाली होंगी उस पर कैसे कंटेस्ट किया जाएगा, यहां तक निटी ग्रिटीज डिस्कस हुई थी और वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट हो गया था। आज जो है वो टाइम मुख्तलिफ है, आज पोजीशन मुख्तलिफ है, तो इस मुख्तलिफ पोजीशन के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट होगी, इलेक्टोरल अलायंस होगा, क्या होगा, ये बातें तय करने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं? देखिए, अभी उसका वक्त है, जब कभी वो जरूरत आएगी उस वक्त देखेंगे क्या करना है, अपना अपना इलेक्शन लड़ना है या अलायंस की सूरत में लड़ना है। आज जो चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं मुंह खोले, वो इकोनॉमी है, वो पाकिस्तान के अंदर बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इमरान खान ने पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी के चैलेंजेस पे शायद में धकेल दिया है वो है। उसके ऊपर बैठ के इस लेवल पे आप क्या ये डिस्कस करेंगे कि वो सीट किसको देंगे और वो सीट किसको देंगे? इसकी कभी जब जरूरत हुई उस वक्त देखेंगे, और वो भी हमारे लेवल पे बैठ के बातें होती हैं। मैंने कल भी गुजारिश की थी, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में अर्ज किया है, और इस बात को मान लीजिए कि कल वहां कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अब हमारे पास उसका रिकॉर्ड तो है कोई नहीं, वरना उसकी फुटेज आपके हवाले करते ताकि तो चलिए कायरा साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, देखिए ये इकोनॉमी का प्रॉब्लम है या ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर कोई खारजा पॉलिसी का मामला है, इसका मैंडेट वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं है कि आपको लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना पड़ी? यकीनन इनका मैंडेट उनके पास है, हुकूमत वो चला रहे हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट वो है, लेकिन जमातें ही बहरहाल, जमातों की क़यादत ही बहरहाल हुकूमतों को रहनुमाई देती है। और मियां साहब से मुलाकात बिलावल साहब की 3 साल से नहीं हुई थी। दोनों अपनी अपनी जमातों के सरबराह हैं, वो अपनी जमात के रहबर हैं, वो अपनी जमात के रहनुमा हैं, और बिलावल साहब अपनी जमात के चेयरमैन हैं। उन दोनों का आपस में बैठ के एतमाद से बातें करना, पाकिस्तान के इश्यूज को डिस्कस करना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उस तरह नहीं है कि वो ट्रैवल कर सके, लिहाजा ट्रैवल करके उनके पास आना पड़ा। तो कायरा साहब, लास्टली फिर ये फरमाइएगा कि ये पाकिस्तान के मामलात हैं, ये लंदन में डिस्कस तो हो रहे हैं, इसको लंदन प्लान भी कह सकते हैं? देखिए हजूर, गुजारिश ये है कि अगर कोई आजकल साजिशों के मौसमों की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के हालात को, रियासत को दरपेश चैलेंजेस के लिए उसकी बुनियाद फराहम करने की एक कोशिश है, और वो इंशाल्लाह कामयाब होगी। इसी पे कल बातें हुई, इंशाल्लाह आपको इसकी मजीद डिटेल जो है वो आज कल मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खबर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लंदन में मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें हो रही हैं। वो कहते हैं इलेक्टोरल अलायंस की एट दिस पॉइंट इन टाइम बात नहीं हो रही, लेकिन जब मौका आएगा तो वो बात करेंगे। सीटों की डिमांड पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी कर क्या रही है, सेकंड फेज होगा इस मुलाकात का, तो उसके बाद पता चल जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।
शरीफ और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दरमियान होने वाली 15 मिनट की मुलाकात के बाद मुल्क में पाया जाने वाला आईनी बहरान खत्म होने की उम्मीद पैदा हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना से हल्फ से इनकार करने वाले सदर, उन्होंने आज चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे और काफ लीग के रहनुमा चौधरी सालेक हुसैन, BNP मैंगल के आगा हसन बलोच और नून लीग के मियाँ जावेद लतीफ़ से हल्फ लिया है। सदर मुमलिकत ने काबीना से हल्फ लेकर आईनी जिम्मेदारी तो पूरी कर दी है, मगर एक और इम्तहान उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत की है। आज लाहौर हाई कोर्ट में नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और इस समाअत में वाज़ेह तौर पर सदर मुमलिकत को ये कहा गया है कि वो नुमाइंदा मुकर्रर करे जो हमजा शहबाज से हल्फ ले वज़ारत आला का। इसके बाद क्या आईनी क्राइसिस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में, क्या थम सकेगा? बात करेंगे इस वक्त सरबराह पिलडैट, मारूफ कॉलमिस्ट, सीनियर एनालिस्ट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 21 रोज से ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में। आज लाहौर हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं जो सदर मुमलिकत को कि आप नुमाइंदा मुकर्रर करें जो वज़ारत आला का हल्फ ले हमजा शहबाज से। आपको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इसके बाद थम जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा? मैं समझता हूँ किसी भी शख्स को जो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम से और स्टेट के स्ट्रक्चर से वाबस्ता है, उसके लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी जो आज हाई कोर्ट के अंदर हुआ है। वो इसलिए होगी कि सदर मुमलिकत को और गवर्नर को एक ऐसे स्ट्रेचर पे होना चाहिए कि जिसमें उनको किसी हिदायत देने की ज़रूरत महसूस ना हो। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी अदालत आलिया ने या अदालत उज़्मा ने सदर मुमलिकत को या गवर्नर को इस तरह के मामलात में जो उनके आईनी जिम्मेदारियों से मुतल्लिक हों कोई इस तरह की हिदायत दी हों। तो ये तो एक तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, इसकी ज़रूरत ही पेश आनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में बड़ा इमेच्योर सा तर्ज अमल है कि एक ऐसी चीज़ जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है वो महज आप उसको उससे पहलू तही करें इस वजह से कि आपके मुखालिफिन मुंतखब हो गए हैं और आपने अब उनकी हुकूमत में आने को किसी न किसी तरीके से ताख़ीर का शिकार करना है। तो मेरे ख्याल में ये यकीनन कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब नहीं होगा तो 2 दिन में हो जाएगा, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाके इसके ख़िलाफ़ अपील करेंगे। लेकिन बहरहाल इसे अमल तो इसके ऊपर करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रोसेस में जो रिवायात कायम हो रही हैं और जो पुरानी कायम हुई अच्छी रिवायात को ख़राब किया जा रहा है वो बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में ये जो इंतखाब हो चुका है इसके नतीजे में अब हल्फ दिलाने का काम एक फॉर्मेलिटी है, उसे पूरा करना पड़ेगा। तो अहमद बिलाल साहब, ये बात आज तय हो गई लाहौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखी जाए कि जो कहा यह जा रहा था कि ये सारे का सारा प्रोसेस गैर आईनी था, गैर कानूनी तरीके से हुआ असेंबली में, जो गवर्नर पंजाब भी कहते रहे, तो इसकी तौसीक हो गई कि जो हुआ वो ठीक हुआ और हमजा शहबाज साहब जो है इज बीन राइटली अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। इससे आप इनडायरेक्टली तो यही डिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का कोई मामला अदालत के सामने बराह रास्त आएगा तो फिर शायद उसके बारे में वह बराह रास्त उसके बारे में कोई फ़ैसला भी करेंगे। लेकिन मिसाल के तौर से अभी उनके सामने बात लाई गई थी कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा वो ठीक नहीं था और उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, तो उसके ऊपर कोर्ट ने फौरी तौर पे कह दिया कि ये दुरुस्त नहीं है, उनका इस्तीफ़ा ठीक था और उनके ऊपर जो एतराज़ात है वो दुरुस्त नहीं है। तो इसी तरह इलेक्शन के बारे में भी अगर कोई चीज़ कही जाएगी, लेकिन कल अदालत आलिया ने ये बात कही थी कि हम कोर्ट के अंदर यानी असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ वो हमारे पेश नज़र नहीं है, हम उसको जायज़ा नहीं ले रहे, वो असम्बली का अपना काम है, वो कर चुका है और उसमें हमें ये देखना है कि क्या डिप्टी स्पीकर ने उसका जो भी रिज़ल्ट आया था उसकी इत्तला गवर्नर को दे दी थी, और अगर गवर्नर को इत्तला दे दी थी तो इसका मतलब यह है कि रिज़ल्ट गवर्नर तक पहुंच चुके हैं। अब उस रिज़ल्ट के मुताबिक गवर्नर को बाज़ हल्फ देना है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कोर्ट ने इसको वाज़े अल्फाज में ये कह दिया है कि ये इसके बारे में जो गवर्नर साहब की पोजीशन है वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ ये बहुत सख्त अल्फाज थे जो कोर्ट ने अदा किए कि अगर गवर्नर साहब को आइन की इज़्ज़त और एहतराम मलूज़ खातिर नहीं है तो फिर हम भी ये महसूस करेंगे कि हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए या नहीं। इस तरह के अल्फाज कहे गए, तो ये भी बहुत सख्त अल्फाज है और गवर्नर साहब को इसके बारे में मेरे ख्याल में
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद। बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडैट हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था कि सदर ममलिकत को या गवर्नर को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़े अदालत को और उसके बाद ये मामला आगे बढ़े। बारकैफ अभी होगा ये कि सदर ममलिकत की तरफ से किसी को अपॉइंट किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा कि ये ओथ लें हमजा शहबाज से बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब। और अभी गवर्नर पंजाब ने ये कहा है कि वो लिख कर भेजेंगे सदर ममलिकत को कि उन्होंने ये इनकार क्यों किया है। इनकार की वजह जो है क्योंकि अदालत की तरफ से उन्हें कहा गया था कि वो या तो बता दें कि वो हल्फ लेने जा रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर मुतल्लिका अथॉरिटी को यानी सदर ममलिकत को बताया कि वजह क्या थी जिस पर उन्होंने इनकार किया है। लेकिन अब होगा ये कि सदर ममलिकत की जानिब से कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कहा जाए कि वो हल्फ लें हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब के तौर पर। लेकिन जल्द या बदेर अब होना यही है जो दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।